नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल लीगल आउटलुक में। आज हम एक नए कानूनी नज़रिए पे चर्चा करते हैं। मैंने पीछे दो वीडियो बनाए हैं जो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस से रिलेटेड हैं, यानी कि अगर कोई सेल डीड नहीं करता है सेलर, तो उसको इन्फोर्स कराने के लिए जो कोर्ट जाते हैं और वहाँ से कोर्ट का डायरेक्शन लेते हैं, उससे रिलेटेड है। लोगों ने बहुत पसंद किया, सराहा, व्यूज़ भी अच्छे मिले। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद हमारे कुछ व्यूअर्स ने कुछ क्वेश्चंस किए हैं। एक एक इंडिविजुअल क्वेश्चंस को लेकर और एक एक इंडिविजुअल व्यूअर को का नाम लेकर हम नहीं कर सकते, वो लंबा हो जाएगा। तो हमने उन सारे क्वेश्चंस को कुछ कैटेगरीज में कर लिया है। जैसे ज़्यादातर लोगों ने ये पूछा कि कोर्ट क्यों रिफ्यूज़ कर देती है इन्फोर्स करने से किसी एग्रीमेंट को टू सेल को जो लैंड से रिलेटेड होता है, या जब डायरेक्शन देना होता है कोर्ट को उस सेल डीड को एग्जीक्यूट करने के लिए, तो कोर्ट क्यों डिनाई कर देती है। क्या फैक्टर्स होते हैं जो जजेस के दिमाग में उस समय होते हैं जब उन्हें वो ऑर्डर करना होता है, और ये वो डिनाई कर देते हैं एग्जीक्यूट करने से सेल डीड के। या क्या क्या सर्कमस्टांसेस होता है जिस सर्कमस्टांसेस में अगर कोर्ट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं देती है, अलाउ नहीं करती है, तो कंपनसेशन का प्रोविज़न होता है। तो इन सभी क्वेश्चंस का हम जवाब देने का कोशिश करेंगे इस वीडियो में। और मुझे एक बहुत बढ़िया जजमेंट मिल गया, क्योंकि ऐसा ही कुछ सवाल था सुप्रीम कोर्ट के डिवीज़न बेंच के सामने, जो जिस डिवीज़न बेंच में जस्टिस सुजाता मनोहर थी और जस्टिस आर सी लाहौती थे। और आर सी लाहौती साहब ने इस जजमेंट लिखा है, ये बहुत बढ़िया जजमेंट है। एक दिलचस्प बात इस मुद्दे से ज़रूर जुड़ा ये है कि हर एक मुकदमा अलग अलग दौर में से गुजरता है जब वो अपना ट्रैवल शुरू करता है, चाहे ट्रायल कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक का। अब हम देखते हैं उस केस के कुछ ब्रीफ फैक्ट्स को, जिसके ज़रिए हम उन सवालों का जवाब देने की कोशिश करेंगे। 1961 में 1961 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक प्लॉट अलॉट करती है कनॉट प्लेस में परपेचुअल लीज डीड पे मिस्टर किशन को, कृष्णा को और नरेंद्र कुमार को। उस लीज डीड के टर्म्स और कंडीशन के अनुसार ना तो वो बिना प्रायर कंसेंट लिए हुए ना तो वो प्लॉट बेचा जा सकता था, और ये प्लॉट रेजिडेंशियल प्लॉट था, ना ही उसका कमर्शियल यूज हो सकता था, ना ही वो आगे कोई किसी तरह का असाइनमेंट हो सकता था, अल्टरेशन एडिशन हो सकता था बिल्डिंग में बिना प्रायर परमिशन के। फिर भी 25 जुलाई 1972 को कृष्णा और नरेंद्र एक एग्रीमेंट में इंटर करते हैं, एग्रीमेंट टू सेल होता है रिवियरा कंस्ट्रक्शन, एक कंस्ट्रक्शन कंपनी होती है रिवियरा से, और उसमें एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाने की बात होती है। 50,000 रुपया कॉन्ट्रैक्ट के समय दे दिया जाता है, 2,75,000 का चेक दिया जाता है कि जिस दिन भी गवर्नमेंट बिल्डिंग सेंक्शन प्लान जो है वो अप्रूव कर देगी, उस दिन आप उसको इनकैश कर सकते हो। और बचा हुआ 5,72,000 रुपया वो बिल्डिंग के कंप्लीट हो जाने पे दिया जाना था। मतलब कि जितना सेल कंसिडरेशन था, अगर उसको हम स्क्वायर मीटर के टर्म में देखें, तो 70 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट के लैंड का वैल्यू लगाया गया था। जो भी परमिशन गवर्नमेंट से लेने थे, चाहे वो सेल का हो या बिल्डिंग प्लान का हो, ये बिल्डर का था, क्योंकि बिल्डर ने अपने को प्रोजेक्ट किया था कि वो इस सारे परमिशंस ले सकता है। कई बार उसने बिल्डिंग प्लान्स सबमिट भी किया गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ को, बट हर एक बार वो बिल्डिंग प्लान रिजेक्ट कर दिया जाता था। उसके पीछे सबसे बड़ा वजह था कि ये कनॉट प्लेस जो है वो लुटियन जोन में आता है, और वहाँ पे मल्टी स्टोरी बिल्डिंग अलाउड नहीं थी उस 1972 के आसपास की बात है। और दूसरा कि वो लैंड रेजिडेंशियल पर्पज से था, तो उसको कमर्शियल यूज़ नहीं हो सकता था, वो बेचा नहीं जा सकता था, तो इन सब ग्राउंड पे हमेशा रिजेक्ट होता है। 79 में 7 साल के बाद एग्रीमेंट होने को जो ऑनर नरेंद्र कुमार होते हैं वो एक लीगल नोटिस देते हैं और कहते हैं कि भाई अब ये टर्म जो ये एग्रीमेंट है वो वाइड हो गया है और अनफोर्सिएबल है। और इसके बाद वो एक सूट फाइल करते हैं डिक्लेरेशन का कि इस एग्रीमेंट को नल एंड वाइड डिक्लेयर किया जाए। 1980 में जो परचेजर होता है रिवियरा कंस्ट्रक्शन, वो भी सूट फाइल करती है और उसमें वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस मांगती है। और अगर परफॉर्मेंस अलाउ नहीं किया जाता है तो अल्टरनेटिव में वो कहती है कि 3,25,000 रुपये हमने दिया हुआ है, उसका 18% इंटरेस्ट पे हमें वापस किया जाए कंपनसेशन के तौर पे।
जो बायर है, रिवियरा का सूट डिग्री होता है और एनडीएमसी को डायरेक्शन दिया जाता है, गवर्नमेंट को डायरेक्शन दिया जाता है भाई इनका बिल्डिंग प्लान सेंक्शन करो, और वो बिल्डिंग प्लान 91 में सेंक्शन भी करती है, लेकिन इतने सारे टर्म्स कंडीशन लगा देती है कि अल्टीमेटली वो परमिशन का कोई मतलब नहीं रहता। 91 में एक बड़ा और इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट होता है कि उस ज़मीन का एक छोटा सा टुकड़ा, एक पार्ट गवर्नमेंट एक्वायर करती है लैंड वाइडनिंग, रोड वाइडनिंग के लिए, और उसका रेट लगाती है 33,400 इस पर स्क्वायर मीटर। मतलब जो 70 रुपये का रेट पे था 72 में, वो अब 91 में जाके इतना हो गया, तो प्राइस काफ़ी बढ़ गया। ये सूट ट्रैवल करता है ट्रायल कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक, और सुप्रीम कोर्ट में इस केस का नाम होता है के नरेंद्र वर्सेस रिवियरा अपार्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड, और साइटेशन है 1999 5 ACC 77। अब इस सुप्रीम कोर्ट के सामने जो इशू था जिसको डिसाइड करना था कि क्या इस गिवन इस सिचुएशन में कोर्ट को अपना जो डिस्क्रिशनरी पावर है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का, उसको इस्तेमाल करना चाहिए और डिक्री करनी चाहिए सूट को। जो 72 का एग्रीमेंट था उसमें कोई टाइम स्पेसिफिकली टाइम लिमिट नहीं था, मतलब जिसको दूसरे टर्म में कहें और लीगल टर्म में कहें कि जो टाइम वाज नॉट द इसेंस ऑफ एग्रीमेंट, टाइम की इंपॉर्टेंस नहीं थी। लेकिन ये जजमेंट जो मुझे पसंद आया उसके पीछे ये वजह ये भी है कि इसने डॉक्ट्रिन ऑफ रीजनेबल टाइम पीरियड का एक कॉन्सेप्ट था उसको और स्ट्रॉन्ग किया। हालांकि ये जो रीजनेबल पीरियड का जो कॉन्सेप्ट है, रीजनेबल टाइम का कॉन्सेप्ट है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस केस में, इसको प्रोपाउंड किया था, और इसका मेन जजमेंट जो है वो है कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का जजमेंट श्रीमती चांद रानी वर्सेस श्रीमती कमल रानी का, जो 1993 का केस है, 93 का जजमेंट है, और इसका साइटेशन है AIR 1993 सुप्रीम कोर्ट 1742। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट है, और यहाँ से कहें कि एक लैंडमार्क जजमेंट है। इसके बाद जो कॉन्सेप्ट था, जो बेसिक कॉन्सेप्ट था कि टाइम इज़ नॉट इसेंस फॉर कॉन्ट्रैक्ट इन केस ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, उसको एक डायरेक्शन दिया, उसको चेंज दिया। इसने कहा कि नहीं, एक रीजनेबल टाइम होना चाहिए, अगर टाइम नहीं भी दिया हुआ है तो भी एक रीजनेबल टाइम होना चाहिए, और ये या तो कॉन्ट्रैक्ट में एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड हो उसको लीजिए, या दूसरा कि प्रॉपर्टी का नेचर क्या है, कमर्शियल प्रॉपर्टी है, एग्रीकल्चरल लैंड है, तो इन सब को देखकर डिसाइड किया जाएगा कि क्या टाइम इम्पॉर्टेंट है या नहीं, या दूसरे सराउंडिंग सर्कमस्टांसेस जो आसपास के और चीज़ें हैं जो जिसकी वजह से ये कॉन्ट्रैक्ट किया गया है, इन सब चीज़ को लेके डिसाइड किया जाएगा। इस केस में हालांकि एग्रीमेंट में एक प्रोविज़न था कि बिल्डिंग प्लान लेकर उसके बाद 2 से 3 महीने में, 2 से 3 साल में बिल्डिंग को कंप्लीट करना था, तो कहीं ना कहीं एक टाइम पीरियड दिया हुआ था। तो कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में डॉक्ट्रिन ऑफ रीजनेबल टाइम का जो थ्योरी लेकर या कॉन्सेप्ट लेकर ये कहा कि इसको नॉर्मली हम ये ले सकते हैं कि 2.5 से 3 साल में इस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा होना था। अब इसके बाद जो एक इम्पॉर्टेंट प्रोविज़न है 1963 के स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में, वो है सेक्शन 20, जो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस को डिस्क्रिशनरी रिलीफ करता है कि जहाँ लॉफुल भी हो या लीगल भी हो कॉन्ट्रैक्ट, वहाँ ज़रूरी नहीं है कि कोर्ट डिस्क्रिशनरी रिलीफ ग्रांट करे। ये कोर्ट की अपना डिसीज़न होगा कि क्या वो प्रॉपर है या नहीं। इसी केस में हालांकि जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो ये है कि कोर्ट आर्बिटरी डिसीजन नहीं ले सकती, जो भी वो डिसीजन लेती है वो साउंड और रीजनेबल जुडिशियल प्रिंसिपल्स पे बेस्ड होना चाहिए। और इस केस में जो मुझे सबसे अच्छा लगा कि एक डॉक्ट्रिन ऑफ कॉम्पेरेटिव हार्डशिप का कॉन्सेप्ट को बहुत ही स्ट्रांगली लेट डाउन किया गया। इसका मतलब ये है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट को पूरा किया जाता है तो कितनी परेशानी आनी है सेलर को, और स्पेसिफिक परफॉर्मेंस को डायरेक्शन दिया जाता है तो कितनी परेशानी सेलर को आनी है, और अगर नहीं दिया जाता है तो कितनी परेशानी बायर को आनी है। तो इसका एक कंपैरेटिव स्टडी करके कोर्ट अपने डिस्क्रिशन को इस्तेमाल करती है। हालांकि कोर्ट ने ये कहा कि केवल ये ग्राउंड की जो कंसिडरेशन अमाउंट था वो इनएडिक्वेट था, इस पे कोर्ट या सेलर पे ऑनरस होगा या मुश्किल होगा सेलर इस ग्राउंड पे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस को डिनाई नहीं किया जा सकता। यहाँ पे हालांकि एक चीज़ था कि जो एस्ट्रोनॉमिकल राइज, काफ़ी ज़्यादा राइज हो गया था प्राइस में
लैंड के वैल्यू में, और ये काफ़ी लंबा पीरियड निकल गया था, तो इन सब चीज़ों को कंसीडर किया गया। कोर्ट ने कंसेसली एक बात कही कि वो इनएडिक्वेट कंसिडरेशन को नहीं कंसिडर कर रही इस केस में, सुप्रीम कोर्ट ने जो अपना डिसीजन में लिखा, रेदर वो ये देख रही है कि सब्सिक्वेंट इवेंट जो हुआ वो एक अच्छा प्रभाव डाल रहा है, और हार्डशिप के कंपेरेटिव स्टडी में अपना उसको कंसिडर करना ज़रूरी है। बायर अपने पूरे एविडेंस में, जो रिवेरा वाले थे, अपने पूरे एविडेंस में ये नहीं ला पाए कि अगर कोर्ट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का डिग्री नहीं करती है तो उनको क्या क्या परेशानी आएगी। तो जब पूरे चीज़ को इवेल्युएट किया सुप्रीम कोर्ट ने, तो कहा कि सेलर ने भी या बायर ने भी उस समय नहीं देखा, उस समय नहीं सोचा था कि क्या क्या फ्यूचर डेवलपमेंट होना है। तो हालांकि कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है, कोर्ट ने कहा कि कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है, लेकिन जब पूरे टोटालिटी ऑफ सर्कमस्टांसेस को हम देखते हैं तो ये निकल के आता है कि अगर सेलर को डायरेक्ट किया जाए कि भाई आप सेल डीड एग्जीक्यूट कीजिए, तो ये उसके लिए बहुत ऑनरेस होगा और ये इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस में नहीं होगा। और कोर्ट ने कहा कि टाइम पीरियड यहाँ एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर था, चूँकि ये बायर की जिम्मेवारी थी कि वो पूरे सारे परमिशंस ले गवर्नमेंट से, जो कि वो नहीं ले पाया। तो कोर्ट ने कहा कि यहाँ ये एक फिट केस है जिसमें कि डिस्क्रिशनरी पावर को यूज़ किया जाए और बायर को, जो सेलर को, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए नहीं कहा जाए। इसमें एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर था जिसमें कोर्ट ने कहा कि एक घटना ये घटी कि इसका कुछ लैंड का कुछ हिस्सा ना लैंड सीलिंग एक्ट में आ रहा था, जिसकी वजह से वो लैंड गवर्नमेंट ले रही थी, गवर्नमेंट के पास जाना था। ये तो 91 तक, ये 91 में कोशिश भी किया गया बट उसे नहीं हुआ, बट अल्टीमेटली 99 में वो एक्ट रिपील हो गया। तो जो एक सिचुएशन क्रिएट हो गया था कि जो पूरा एग्रीमेंट था वो फ्रस्ट्रेट हो गया था, इसकी वजह से कि स्पेसिफिक एरिया को ट्रांसफ़र नहीं किया सकता और गवर्नमेंट को चला जाएगा लैंड सीलिंग एक्ट के तहत। तो इसका फ़ायदा जो 99 में हुआ और 73 का कॉन्सेप्ट जो एग्रीमेंट है, तो दोनों पार्टी को होना चाहिए। अब कोर्ट के सामने जो सबसे बड़ा मुद्दा था वो ये था कि भाई चलो हम स्पेसिफिक परफॉर्मेंस तो मना कर रहे हैं, तो बायर को कैसे कंपेंसेट किया जाए। तो यहाँ पे सेक्शन 21 है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का, उसमें कंपनसेशन का प्रोविज़न है। तो उस कंपनसेशन, उस सेक्शन 21 की मदद से कोर्ट ने ये डायरेक्शन दिया कि जो सेलर है वो पहला जितना पैसा उसके पास आया हुआ है वो 12% से इंटरेस्ट लगाकर, जिस दिन से पेमेंट आया है और जब तक वो पेमेंट करेगा 12% का इंटरेस्ट लगा के उसको लौटाए। दूसरा, एक अमाउंट तय किया कोर्ट ने 3,25,000 कंपनसेशन के तौर पे सेलर को पे करना था बायर को, और वो भी जब तक वो पे नहीं करता उस पर 12% का इंटरेस्ट था। तो कोर्ट ने बैलेंस किया सेलर और बायर के दोनों के राइट को, और जस्टिस ओरिएंटेड होकर जो ये कंपनसेशन का दिया, इस जजमेंट के ज़रिए हम कभी भी किसी कोर्ट को ये कह सकते हैं कि अगर कोर्ट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का डायरेक्शन नहीं दे रही है, डिग्री नहीं पास कर रही है, तो कम से कम जो पैसे गए हैं वो विथ इंटरेस्ट लौटे और एक एडिशनल अमाउंट कंपनसेट करने के लिए बायर को दिया जाए। तो 2-3 बातें जो मुझे इसमें अच्छी लगी जो मैंने आपसे शेयर किया। पहला, कंपैरेटिव स्टडी, डॉक्ट्रिन ऑफ कंपैरेटिव स्टडी, डॉक्ट्रिन ऑफ रीजनेबल टाइम, एंड कंपनसेशन दिया जाए बायर को, जो अगर स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के तहत अगर जो स्पेसिफिक रिलीफ ग्रांट नहीं किया जाता या उसको डायरेक्शन नहीं दिया जाता सेल डीड एग्जीक्यूट करने का। होप आपको अच्छा लगा ये वीडियो, और अगर अच्छा लगा है तो आप शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कोई भी प्रॉब्लम अगर आपके पास है, मैं ये खासकर आम लोगों को कह रहा हूँ जो मेरा वीडियो देखते हैं और अपने क्वेश्चन रेज करते हैं, तो उनसे मुझे बहुत खुशी मिलती है। वो अपने क्वेश्चन ज़रूर रेज कीजिए, मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूँगा आपके क्वेश्चंस को एड्रेस करूँ, और जिससे मेरी भी समझ बढ़ती है और आपसे एक अच्छा रिश्ता भी बनता है। धन्यवाद, नमस्कार।